हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं सनी देवल आप सभी के बीच आज वर्ब के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। आखिर वर्ब होता क्या है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से या इंग्लिश के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम बारीकियाँ से समझते हैं। आपके बोर्ड पर जैसा लिखा हुआ है वर्ब, यानी कि वर्ब का हम लोग इसका बेसिक सा पार्ट पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि वर्ब दो तरीक़ा से पढ़ना है, एक वर्ब का बेसिक और दूसरा वर्ब का एडवांस पार्ट पढ़ना है। तो फिलहाल अभी बेसिक की बात होगी। अब समझते हैं कि वर्ब का मतलब क्या होता है। याद रखिएगा दोस्तों, वर्ब का डेफिनीशन आपको नहीं याद करना है, आपको वर्ब का वन लाइन का ऐसा डेफिनीशन होना चाहिए ताकि वह जीवन भर याद रहे, कभी ना भूले। तो समझिए, वर्ब का मतलब ही होता है एक्शन, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो अगर एक्शन है तो अपने आप में वर्ब होगा। और एक्शन आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है मेंटल। यानी कि एक्शन को हम दो दृष्टि से समझते हैं, पहला फिजिकल की दृष्टि से और दूसरा मेंटल की दृष्टि से। अभी फिजिकल क्या होता है, मेंटल क्या होता है, तो उसके बारे में समझिए। जैसे हम बोल रहे हैं, इसका मतलब मेरा ओंठ ऊपर और नीचे हो रहा है, ये हमें एक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ फिजिकल चीज़ों का ज़रूरी हो रहा है। जैसे हम अभी यहाँ पर हैं और यहाँ से यहाँ आए, यानी कि मूव किए, तो मेरा शरीर मूव किया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ आ गया, ये अपने आप में फिजिकल एक्शन कहलाता है। अगर आप किसी को डांटते हैं, मारते हैं, मुंह से बोलते हैं, यहाँ भी आपका बोलने का काम हो रहा है, तो ये भी हो गया। अगर खेलते हैं, प्ले का मतलब होता है खेलना, अगर खेलते हैं तो वहाँ भी फिजिकल एक्शन हो रहा है, तो वो भी वर्ब होगा, एक्शन होगा, मगर वो फिजिकल होगा। अब मेंटल का मतलब समझिएगा। मेंटल का मतलब होता है कि दिमाग के अंदर होना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता है। जैसे अभी हम बोले थे कि वर्ब का डेफिनीशन को याद करना है, तो याद कहाँ से होगा बालक? दिमाग के अंदर से। और जो कार्य दिमाग के अंदर से होता है उसे कहते हैं मेंटल, और जो बाहरी रूप से होता है जिसमें फिजिकल का सामान का उपयोग होता है उसे कहते हैं फिजिकल। तो यहाँ तक डेफिनीशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एगो थोड़ा सा इसका बात समझिएगा। एगो और होता है, एक्शन के जगह पर कभी कभी बी होता है। बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होता है होना। कोई भी चीज़ अगर होने की बात होगा तो अपने आप में वो एक्शन होता है, वर्ब होता है। अब ये होना क्या होता है? जैसे आप एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, अभी आप बेरोजगार हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, माँ बाप को पैसे पर जी रहे हैं, आप पढ़िएगा, मेहनत करिएगा तो आपका जॉब हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप हो जाइएगा कब? जब आप मेहनत करिएगा। तो यहाँ है नहीं, यहाँ होने की बात कर रहा है। और जब कोई चीज़ होने की बात होगा तो कहीं ना कहीं वो भी वर्ब ही कहलाता है। आगे इसके बारे में हम एग्जाम्पल से डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा और समझिएगा कि सर वर्ब को कैसे पढ़ेंगे। तो ग्रामेटिकल के हिसाब से वर्ब को दो पार्टों में बांटा गया है। पहला जो आपका भाग है वो होता है मेन वर्ब, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, और जो दूसरा पार्ट होता है वो आपका होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको किताब वगैरह में आप अगर देखते होंगे तो वहाँ लिखा हुआ रहता होगा ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। यानी कि दोनों का हिंदी अगर आप खोजिएगा तो यहाँ मिलेगा आपका सहायक क्रिया, और मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। अब समझिएगा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर होता है। इसके नाम से ही दोनों चीज़ क्लियर हो जाता है कि मेन वर्ब किसे कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं।
मेन का मतलब होता है मुख्य, यानी कि वह कोई चीज़ मेन चीज़ का काम करेगा, वो किसी के द्वारा नहीं होगा, किसी के सपोर्ट से नहीं होगा, वो सिर्फ मेन होगा। और हेल्पिंग का मतलब हो जाता है सहायक, यानी कि किसी को सपोर्ट करेगा, यानी जो सपोर्ट करने वाला चीज़ होता है, जो हेल्प करता है, उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब मन में विचार आ रहा होगा कि सर मेन वर्ब को कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे। तो हम यहाँ पहचानने का एगो सिंपल सा बात बताते हैं। वो बात याद रखिएगा, जीवन भर नहीं भूलना है। वो बात आपका वर्ब में हर तरीक़ा से काम करेगा। अब बात को समझना है पहले कि मेन वर्ब किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, मेन वर्ब उसको कहते हैं, मुख्य क्रिया उसको कहते हैं जिसका वर्ब का रूप बन जाए, जिसका वर्ब फॉर्म बन जाए। आपको पता है वर्ब फॉर्म कै गो होता है? 5 गो। वर्ब 1 होता है, वर्ब 2 होता है, वर्ब 3 होता है, वर्ब 4 होता है और वर्ब 5 होता है। 5 गो रूप होता है। जिस भी शब्द का, जिस भी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जिस भी शब्द का वर्ब का 5 रूप बन जाए, वो अपने आप में सिर्फ काम करता है मेन वर्ब का। जो वर्ब फॉर्म, यहाँ वही बात जो समझाएं लिख देते हैं, जिसका V1, V2, V3, V1 प्लस ing और V1 प्लस S या ES बन जाए, वो काम करता है मेन वर्ब का। यहाँ देखिएगा, वर्ब का चौथा रूप और वर्ब का 5वां रूप जनरली तो हर किसी का बन जाता है। आपको चेक करना है कि V2 और V3 किस शब्द का बन रहा है। जिस भी शब्द का V2 और V3 बन जाएगा उसको बोलते हैं मेन वर्ब। अब यहाँ एगो बात समझ में आया जो विद्यार्थी नहीं जानता होगा कि सर वर्ब का रूप हमको तो नहीं पता होगा। तो याद रखना है वर्ब का रूप। वर्ब का रूप होता है, आप बच्चा में भी पढ़े होंगे, अगर कोई टीचर आपको पढ़ाया होगा तो सबसे पहले वर्ब का रूपे रटवाया होगा। गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, वांट, वांटेड, वांट, ये सब बहुत सारा बताया होगा। प्लेड, 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 बहुत सारा बताया होगा। उसको आप याद करिए। तो याद नहीं करना है, उसको समझना है। आपके एग्जाम में फिलहाल इतना जान लीजिए कि जिसका V2 और V3 बन जाए, दूसरे जिसका V2 और V3 बन जाए वो काम करेगा मेन वर्ब का। अब कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हम लिखे एग्जाम्पल गो, गो का मतलब होता है जाना। अब जाना का क्या V2 और V3 बनेगा? मन में सोचना है जाना का तो जाना का गो, वेंट, गॉन भी होता है बालक। और नहीं जाना है तो सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना जान जाइए, जिसका V2 और V3 बन जाए वो काम करेगा मेन वर्ब का। गो हो गया। उसी तरीक़ा से आप लिखो प्ले। क्या प्ले का V2 और V3 बनेगा? तो सर जी प्ले का V2 और V3 तो बन जाता है। प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ये काम करेगा बालक मेन वर्ब का। इसी तरीक़ा से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, डांस। क्या डांस का V2 और V3 बनेगा? तो मन में सवाल आया कि सर डांस का V2 तो डांस भी होता है और डांस का V3 डांस भी होता है। इसका मतलब ये वर्ब का रूप बन गया तो काम करेगा बउओ मेन वर्ब का। मन में जितना सवाल आ रहा है, मन में जितना शब्द आ रहा है, जितना आसपास आपको नज़र आ रहा है, उस सब को चेक करिए। अगर चेक करने के बाद उसका V2 और V3 बन जाएगा तो काम करेगा मेन वर्ब का। यहाँ तक मेन वर्ब क्लियर हो गया। अब समझते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे इसका नामे से क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करेगा, किसी को मदद करने के लिए आएगा। तो ये किसको मदद करने के लिए आएगा? तो ये मदद करने के लिए आएगा मेन वर्ब को। ये मेन वर्ब को मदद करने के लिए आएगा। अब थोड़ा सा एगो और बात समझते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब का तो काम करता ही करता है, साथ साथ वो मेन वर्ब का भी काम करता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो काम तो करता है हेल्पिंग वर्ब का ही, मगर कभी कभी काम करता है मेन वर्ब का। और मेन वर्ब का काम कैसे करता है, एक वो बढ़िया कहानी बताते हैं, याद रखना।
मान के चलिए आप बाज़ार जाते हैं कपड़ा खरीदने या कोई भी चीज़ खरीदने दोपहर के समय में, वहाँ पर देखिएगा जनरली मालिक जो उसका ओनर होता है वो वहाँ पर नहीं होता है, वहाँ पर उसका स्टाफ उस समय होता है। तो वो स्टाफ ऐसा बिहेव करेगा ना कि जैसा लगता है दुकान मेरे ही नाम पर मालिक लिख कर चल गया, दुकान के मालिक हम ही हैं, मगर वो मालिक नहीं होता है, वो होता है स्टाफ, टेम्पोररी में मालिक बन जाता है। वही स्थिति इसका भी है, टेम्पोररी में कभी कभी मेन वर्ब बन जाता है मगर हमेशा काम करता है हेल्पिंग वर्ब का। अब कब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, कब मेन वर्ब का काम करेगा, यहाँ पर इसको समझते हैं। सबसे पहले बात कि हेल्पिंग वर्ब में आता कौन कौन है, यहाँ ध्यान से देखिएगा कौन कौन आता है। आपके मन में जितना आ रहा है शब्द इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, जितना मन में आ रहा है सब काम करता है हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ हम लिख देते हैं वही चीज़। जैसे पहला है एगो डू का फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है रूप, याद कर लेना है। फॉर्म का मतलब होता है रूप, रूप का मतलब होता है करेगो पार्ट, वो करेगो पार्ट। जैसे फॉर्म में डू का डू, डज और डिड, ये हो गया डू का रूप। अब दूसरा लिखते हैं हैव फॉर्म, यानी कि हैव का रूप, हैव, हैज, हैड, इसका रूप है, ये हमेशा काम करता है हेल्पिंग वर्ब का, मगर मालिक न होने के वजह से, मेन वर्ब न होने की वजह से खुद बन जाता है मेन वर्ब। और एक और बढ़िया चीज़ है बी का फॉर्म। बी का फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं इज, हैम, आर, वाज, वर, बी, और एक बार लिख लीजिएगा बीन, और लास्ट लिखना है बीइंग। ये 8 गो याद रखना है बी का फॉर्म। अगर ये 8 गो बी का फॉर्म याद है तो आपको वॉइस बनाने में तनको तकलीफ नहीं होगा, वॉइस बनाने में दिक्कत ही नहीं आएगा। तो समझना है, जितना मन में आया ये काम तो करता है हेल्पिंग वर्ब का, मगर वाक्य में मेन मालिक यानी मेन वर्ब न होने की वजह से खुद क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। तो अब समझते हैं एक एक एग्जाम्पल से कि आखिर सर हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे, आखिर मेन वर्ब को कैसे पहचानेंगे। तो अब एग्जाम्पल को देखिए। अब चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं कि आखिर एग्जाम्पल से हर चीज़ क्लियर होता है। तो समझिए, पहला लिखा हुआ है आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। कोशिश करिए हर शब्द को पहचानिए, सीखिए। क्या आई का V2 और V3 बनेगा? तो जवाब होगा सर आई का V2 और V3 नहीं बन पाएगा, तो ये काम मेन वर्ब का नहीं करेगा। क्या मार्केट का V2 और V3 बनेगा? तो मार्केट का V2 और V3 नहीं बनेगा, इसका मतलब काम मेन वर्ब का नहीं करेगा। तो क्या सर ये सेंटेंस गलत है? सेंटेंस सही है। अगर कोई सेंटेंस सही है तो उसमें एक मेन वर्ब होना जरूरी है। अगर कोई वाक्य बना है तो उसमें एगो मेन वर्ब होगा ही होगा। तो यहाँ देखिए, क्या गो का V2 V3, जितना एग्जाम्पल है सब लड़का वाला एग्जाम्पल है, यही लिए बताएं ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए। क्या गो का V2 और V3 बनाएंगे? तो सर लड़का से तो पढ़वे किए हैं, गो वेंट गॉन, इसका मतलब काम गो कौन चीज़ के कर रहा है, मेन वर्ब का कर रहा है। अब अगला एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग डार्ट्स। डार्ट्स से वो खेल का नाम होता है। और कैसा खेल होता है? देखिए, खेल होता है जिसमें ऐसे ऐसे वाला रहता है, ऐसने मार कर निहर नोखीला निकल जाएगा और उसको ऐसे फेंक कर जो मारते हैं आप, उसी को कहते हैं डार्ट्स। ये विदेश में चलता है, हमारे भारत में उतना नहीं चलता है, मगर ये रहता है पॉइंट में रहता है, ऐसने नोखीला रहेगा, ऐसे आप फेंकिएगा यहाँ पर आकर ऐसे लगेगा, और जैसे जैसे ही होगा वैसे वैसे आपको पॉइंट मिलता है। तो एक खेल का नाम है डार्ट्स। अब समझिए, आई एम प्लेइंग डार्ट्स, क्या डार्ट्स का V2 और V3 बनेगा? तो सर डार्ट्स का तो नहीं बन पाएगा। क्या आई का बनेगा? तो नहीं बन पाएगा। यहाँ नजर आया, देखिए प्ले, क्या प्ले का V2 और V3 बनेगा? तो सर बन जाएगा, प्ले का प्लेड भी हो जाता है और वर्ब 3 प्लेड भी हो जाता है। तो ये काम किया मेन वर्ब का, जो मेन वर्ब से पहले आएगा उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तीसरा एग्जाम्पल है आई एम अ टीचर।
क्या आई का V2 V3 बनेगा? तो नहीं बनेगा। क्या टीचर का V2 V3 बनेगा? तो नहीं बनेगा। तो क्या सर इस वाक्य गलत है? वाक्य भी सही है। अगर कोई वाक्य सही है तो उसमें एगो मेन वर्ब होगा ही होगा। अब ये में मेन वर्ब कौन है तनका समझना आराम से। क्या एम, इज, एम, आर तक काम करता है हेल्पिंग वर्ब का? अभी बताए थे इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये सब काम करता है हेल्पिंग वर्ब का। मगर यहाँ काम करेगा कौन चीज़ का? मेन वर्ब का। क्यों? क्योंकि वाक्य में कोई मेन वर्ब नहीं है, वाक्य में कोई मेन मालिक नहीं है, इसीलिए काम करेगा मेन वर्ब का। काम करता है स्टाफ का, मगर यहाँ काम करेगा मालिक का। अगला सम, ही वाज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी था। तो अब कुछ और बन गया होगा, अब विद्यार्थी नहीं है। देखिएगा ही का क्या V2 V3 बनेगा? तो नहीं बनेगा सर। क्या ए स्टूडेंट का, मन में कोशिश करें, ए स्टूडेंट का V2 V3 बनेगा? तो नहीं बनेगा। तो ये वाज वाक्य बना है तो उसमें एगो मेन वर्ब होगा ही होगा। क्या वाज का हेल्पिंग वर्ब तो काम करता ही करता है, मगर क्या हेल्पिंग वर्ब से कोई वाक्य आज तक पूरा हुआ है? तो आज तक कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब के वजह से पूरा नहीं हुआ है। तो इसी यही काम करने लगता है मेन वर्ब का। अब अगला एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा। देखिए सिंग, सिंग, सैंग, संग होता है, एक V2 भी बनाना आसान है, V3 भी बनाना आसान है। तो ई तक काम करे, जेकर V2 V3 बन गया वो काम करेगा मेन वर्ब का। और जो मेन वर्ब से पहले आ गया वो काम करेगा HV यानी हेल्पिंग वर्ब, MV माने मेन वर्ब। ये बात तो समझिए गया होगा। अब अगला एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, मेरे पास एगो कलम है। अब देखिए क्या आई का V2 V3 बनेगा? तो सर जी आई का V2 V3 तो नहीं बना पाएंगे। क्या पेन का बनाइएगा? तो सर जी पेनों का नहीं बनेगा। तो एक मतलब वाक्य तो सही है, तो एगो मेन वर्ब होगा ही होगा। तो ये हैव तो काम करता है हेल्पिंग वर्ब का, मगर वाक्य में मालिक न होने की वजह से खुद क्या बन गया रे? मालिक बन जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब बस अगला सेंटेंस आप लोग जब बताइएगा, जहाँ जे बैठ कर देख रहा है उस सब को हाँ सर ये काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का, जब तक नहीं बोलेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। आई हैव डन दिस वर्क, क्या आई का V2 V3 बनेगा? तो सर आई क्या है? तो आई भूल जाओ क्या है। पहले वर्ब पढ़ाए हैं तो पहले वर्ब न जान लो, ओकरा बाद प्रोनाउन पढ़ाएंगे, सर्वनाम पढ़ाएंगे तो हुआ जान लेना। पहले वर्ब चिन्हना सीख जाओ। क्या दिस वर्क का V2 V3 बनेगा? तो सर दिस वर्क का तो V2 V3 नहीं बनाएंगे। देखिए यहाँ हैव अ डन। अब यहाँ ये बात याद रखना है, वो बातों याद कर लेना। एक होता है डू, डिड, V3 होता है डन। ये बात याद रखना। डू होता है V1, डिड होता है V3 और डन होता है वर्ब का तीसरा रूप। यानी जेकर V2 V3 बन जाएगा वो काम करेगा मेन वर्ब का। देखिए यहाँ डन है मेन वर्ब, और जो मेन वर्ब से पहले आता है उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो सबको शेयर करो, बताओ कि एगो सर जी हैं एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, हर चीज़ याद हो जाता है क्लासे में। पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि रटना न पड़े, हर चीज़ क्लासे में याद हो, तब मज़ा आता है पढ़ने का। तो आज के लिए इतना ही।